गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 1 का आज हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं। हमने भूगोल की शाखाएं पढ़ी क्रमबद्ध उपमन के आधार पर, और अब हम भूगोल की शाखाएं पढ़ रहे हैं प्रादेशिक उपगमन के आधार पर। प्रादेशिक उपगमन के आधार पर पहले हमने क्रमबद्ध उपमन के आधार पढ़ी। क्रमबद्ध उपमन के आधार पर हमने देखा था कि क्रमबद्ध भूगोल के जनक है कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। दो प्रकार से हमने इसकी शाखाएं पढ़ी थी, पहला मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे प्रादेशिक उपगमन के आधार पर। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल में हमने क्या देखा था कि हम क्या लेते हैं, एक विशेष बिंदु लेते हैं, एक विशेष तत्व लेते हैं और फिर विभिन्न प्रदेशों का उस संदर्भ में अध्ययन करते हैं। जबकि प्रादेशिक उपगमन में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रादेशिक भूगोल में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का, एक रीजन का, एक प्रदेश का विभिन्न बिंदुओं, विभिन्न तत्वों, विभिन्न भौगोलिक अवयवों इत्यादि का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रादेशिक भूगोल होता है। और इस प्रादेशिक उपगमन के आधार पर भूगोल को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा है प्रादेशिक विकास, तीसरा है प्रादेशिक विश्लेषण, चौथा है प्रादेशिक योजना। तो पहला क्या है ना, प्रादेशिक अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन इसमें क्या किया जाता है, किसी प्रदेश विशेष की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से इस प्रदेश विशेष में क्या क्या विशेषता पाई जाती है। ठीक है, किस किस प्रकार से इसमें भौतिक अवयव पाए जाते हैं, कौन से इसमें भौगोलिक अवयव, या हम कहेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टियां अलग अलग प्रकार से कब क्या होता है, इन सब बातों का हम अध्ययन प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। इसे हम तीन प्रकार से अध्ययन करते हैं, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा मध्य प्रादेशिक अध्ययन, तीसरा सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। पहला है स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा है मध्य प्रादेशिक अध्ययन, तीसरा है सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। स्थूल, मध्य और सूक्ष्म, जहां हम कहेंगे बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातों का हम अध्ययन करते हैं कि बड़े व्यापक स्तर पर, तो वो हो गया स्थूल प्रादेशिक अध्ययन। मध्य और फिर सूक्ष्म हम कहेंगे कि अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है, प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्रादेशिक विकास। प्रादेशिक विकास के किसी प्रदेश विशेष का विकास, जिस प्रदेश का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका विकास किस प्रकार से आया, कौन कौन से यहाँ पर जो तत्व हैं उसके लिए जिम्मेदार है, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो प्रदेश का हम कहेंगे कि उत्पत्ति से लेकर आज वर्तमान स्थिति तक किस प्रकार से उसमें बदलाव हुए, इन सभी बातों का अध्ययन हम प्रादेशिक विकास के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है प्रादेशिक विश्लेषण। तो प्रदेश विशेष में जो विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर प्रादेशिक योजना, और फिर उस प्रदेश विशेष में किस प्रकार से जनसंख्या का बसाव वहां पर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्या वो किस प्रकार से कार्य में काम आते हैं, अलग अलग प्रकार से विभिन्न योजनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं प्रादेशिक योजना में करते हैं, जैसे ग्रामीण योजना, शहरी योजना। ठीक है, दो प्रकार से ग्रामीण योजना और शहरी योजना। तो यहाँ पे हमने बात की कि भूगोल की शाखा है प्रादेशिक उपगमन के आधार पर। ठीक है, ज्यादा विशेष आपको यहाँ पे अंदर क्या है वो ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको यहाँ पे केवल इनके जो चार प्रकार है, प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। भूगोल की शाखा क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर, प्रादेशिक उपगमन के आधार पर प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि पहला तो कि जो आपने वर्क काम करके मुझे सेंड कर रहे हो ना, इसे वो नहीं करना आपको। इस लेसन से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। क्लियर। फिर दो पक्ष जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ है, कुछ यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। हमने प्रादेशिक उपगमन पढ़ लिया, क्रमबद्ध उपगमन पढ़ लिया, अब हम यहाँ पे चर्चा कर देंगे दो पक्ष जो सभी विषयों से, अगर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग प्रकार से सभी विषयों से संबंधित होते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। उभयनिष्ठ विषय कौन से हैं, या दो पक्ष जो सभी उभयनिष्ठ विषयों के लिए उभयनिष्ठ है, उन पक्षों की हम चर्चा करते हैं। पहला है दर्शन, दूसरा है विधि तंत्र व तकनीक। तो भूगोल के अध्ययन के लिए हम इस प्रकार से भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी दर्शन की आवश्यकता होती है, और विभिन्न विधि तंत्र जो आज काम में ले जा रहे हैं कि पहले मानचित्रण किया जाता था, आज संगणक कंप्यूटर आधारित मानचित्रण कर रहे हैं, पहले हाथ से बना रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, कंप्यूटराइज हो रहे हैं। विभिन्न सांख्यिकी जो तकनीकें, तकनीकों में धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। सर्वेक्षण की जो विधियां हैं, अलग अलग प्रकार के सर्वेक्षण की विधियां, और भू सूचना विकास व तकनीक, भू सूचना विकास व तकनीक अलग अलग प्रकार से नए नए आयाम भूगोल में शामिल हो रहे हैं, नई नई विधियां, नई नई टेक्नोलॉजी भूगोल में शामिल हो रही है, जिसमें हम GIS और GPS की बात करते हैं। भू सूचना विज्ञान तकनीक में ग्लोबल
इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इनकी हम चर्चा करते हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इस प्रकार से हम इनकी चर्चा करते हैं। कुछ बातें हम इनकी कर लेते हैं, आपको केवल यहाँ पे इनके नाम ध्यान रखना है, ज़्यादा अंदर की इनकी क्या बातें हैं उस पर आपको नहीं जाना है। क्या करना है, इनके मोटी मोटी बातें जो है इनके नाम ध्यान रखने हैं, जीआईएस जीपीएस की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्या है, दर्शन और विधि तंत्र है जो भूगोल के लिए विभिन्न विषय, आज हम कहेंगे कि विभिन्न स्तर पर भूगोल में इनको काम में लिया जा रहा है। आगे हम कुछ ये दो परिभाषा एक बॉक्स में दी हुई है, इन परिभाषा की चर्चा करेंगे। भूगोल क्या है या भूगोल की परिभाषा के रूप में हम उनका अध्ययन कर सकते हैं कि जो रिचर्ड हॉटसॉन है, ठीक है, रिचर्ड हॉटसॉन ने क्या दी, परिभाषा दी भूगोल की। भूगोल का उद्देश्य क्या है, बताया है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। जो प्रमुख भूगोल का उद्देश्य बताया है, किसने बताया, रिचर्ड हॉटसॉन ने क्या बताया कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता, तो हमने भी पढ़ा है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही है, तो धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन करना कि क्या क्या प्रदेश स्तर पर क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती है, इनका वर्णन करना, इनकी व्याख्या करना ही क्या है, भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। हॉटसॉन के अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। फिर एक और हम बात करते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये बताया है अल्फ्रेड हेटनर ने क्या परिभाषा दी है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, ठीक है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से क्या क्या कारण पाए जाते हैं, किस प्रकार से उस स्थान विशेष में क्या विशेषताएं पाई जाती है, से संबंधित तथ्यों में क्या भिन्नताएं हैं, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, भूगोल में। किया जाता है कि भिन्नताएं पाई जाती हैं तो किस कारण से पाई जाती है, इन सभी की चर्चा की जाती है। और इस अध्याय का जो अंतिम टॉपिक है भौतिक भूगोल और इसके महत्व की इसमें चर्चा की गई। तो भौतिक भूगोल हमें पता है कि विभिन्न प्रकार के भौतिक अवयवों का जो अध्ययन इस प्रकार से भूगोल की शाखा में जो किया जा रहा है वो भौतिक भूगोल है, जिसके जनक पॉसिडोनियस है। तो अलग अलग प्रकार से ये जो भौतिक भूगोल का जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसके महत्व की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें भौतिक भूगोल के विषय में, तो अभी तो हमने भौतिक भूगोल के एक सामान्य परिचय के बारे में जानकारी की। अब हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है वहां से हम भौतिक भूगोल के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम इस रूप में समर्थ हो पाएंगे कि भौतिक भूगोल वाकई में हमारे लिए क्या महत्व रखती है। यहाँ पे हम एक छोटी सी जो बात करते हैं कि भौतिक भूगोल का एक बड़ा ही व्यापक महत्व है। भौतिक जब भूगोल की शुरुआत होती है, भूगोल के अध्ययन की शुरुआत होती है, तो भूगोल के अध्ययन की शुरुआत होती है भौतिक भूगोल के साथ, यानी भौतिक भूगोल को ही भूगोल माना जाता रहा है प्रारंभ से। फिर बाद में 18वीं शताब्दी में जैसे मानव का अस्तित्व आने लगा है, मानव ने अपने आप को भूगोल से जोड़ा, फिर मानव भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा। प्रारंभ में भौतिक भूगोल ही भूगोल मानी जाती रही है। तो भौतिक भूगोल के विभिन्न प्रकार से जो आयाम है, किस किस प्रकार से भौतिक भूगोल में हम पर्वत पठार मैदान की बात करते हैं, मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऋतुओं की बात करते हैं, ठीक है, समुद्र की, वायु की, जलवायु की, वायुमंडल की, सबकी बात करते हैं। ये मानव के किसी न किसी प्रकार से क्या करते हैं, काम में आते हैं, विभिन्न प्रकार से उपयोग में आते हैं। तो भौतिक भूगोल के महत्व की चर्चा प्रासंगिक तब होगी जब हम भौतिक भूगोल का पूर्णतः अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हम यहाँ तक की बात करते हैं और आपको इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न भेजे जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करके देना है।